चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम एक 7 जानवरों का ग्रुप था और वो सातों जानवर 7 डेडली सीन्स में से किसी न किसी सीन्स के दोषी थे और उन्होंने किए हुए पापों की सजा उन्हें देने के लिए जज एनिमल ने मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उस जानवर की तरफ पॉइंट करो जिसका सीन तुम्हें तुम्हारे सीन से बड़ा लगता है। सब जानवरों ने उसकी बात मानी और अपनी उंगलियां एक दूसरे की तरफ पॉइंट करने लगे और फिर जिस जानवर को सबसे ज्यादा संख्या में वोट्स मिले उसे एग्जीक्यूट किया गया। क्या वो अपने पापों का प्रायश्चित मौत से करेंगे? क्या वो खुद को बचाने के लिए किसी और की जान लेंगे? हर बार जब भी वोटिंग का समय आता तब वो सारे जानवर मेजोरिटी रूल की वजह से मारे जाते। एट द एंड उनमें से कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाया एंड सारे जानवर मारे गए। और आज की कहानी ऐसे ही एक गेम के बारे में होने वाली है। सो रेडी हो जाओ इस मांगा के लिए जिस मांगा का नाम है जज। आज हम जिस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं उस मांगा का नाम है जज और ये एक थ्रिलर हॉरर मांगा है जो कि काफी वायलेंस भरी है एंड डार्क है। और मैं तुम्हें पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि तुम्हारे स्क्रीन के सामने जितने भी चीजें आ रही है वो सारी चीजें इस मांगा में इंक्लूडेड है। एंड विद दैट चलो इस मांगा को शुरू करते हैं। मांगा के एक्चुअल स्टोरी शुरू होने से पहले हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तड़प रहा था। उसके सामने जितने भी लोग थे वो बस उसे घूरे जा रहे थे एंड कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। वो ये कहते कहते कि उसे मरना नहीं है अपनी सांसें तोड़ देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। देन हम एक गिफ्ट शॉप को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ढूंढ रही थी। उस लड़की का नाम है हिराकी एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है आत्सुया और उन दोनों के साथ आत्सुया का छोटा भाई भी आया था जिसका नाम है हीरो। नाउ जो हीरो का बड़ा भाई है आत्सुया वो एक काफी ज्यादा चार्मिंग लड़का है, मतलब कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि हर लड़की को चाहिए होता है। लेकिन वहीं पे उसका जो भाई है हीरो उसकी पर्सनैलिटी उसके भाई से बिल्कुल अलग है। वो एक आम लड़का है एंड उसकी लव लाइफ बिल्कुल डेड है एंड वो इतना चार्मिंग भी नहीं है और ऊपर से उसके भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो उसकी बचपन की दोस्त है। तो जब वो तीनों शॉप पे थे तब हीरो उनसे कहता है कि उसे घर जाना है, जिसपे उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे पास घर जाकर कोई काम है ही नहीं, वैसे भी तुम लेटने ही वाले हो तो तुम्हें घर आखिर जाना क्यों है? जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड हिकारी कहती है कि मुझे पता है कि क्या गड़बड़ है। वो कहती है कि हीरो को जलन हो रही है उन दोनों कपल्स को देख के तो मुझे भी जलन होती है। और वो हीरो से कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी एक गर्लफ्रेंड जल्दी ही बना लो जिससे हम चारों साथ में डबल डेट पे जाया करेंगे। देन उसके बाद आत्सुया-सान कहता है कि अब उसे काम के लिए जाना है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड हिकारी को कहता है कि वो क्रिसमस ईव के डेट पे जाने के लिए उसे स्टेशन के सामने शाम के 6 बजे मिले और ये जो टाइमिंग है 6 बजे उसे याद रखना बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड हिकारी खुशी से हाँ बोल देती है। देन आत्सुया-सान के जाते वक्त वहीं पर एक लड़की कुछ पेपर्स बांट रही थी और उन पेपर्स को बांटते समय वो लड़की नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पेपर भी नीचे गिर जाते हैं। आत्सुया-सान उस लड़की की मदद करता है एंड उसे उठाता है और उसके कंफर्टिंग वर्ड्स को सुनकर वो लड़की भी आत्सुया-सान के पैर में पड़ जाती है, जिसे देखकर हिकारी-सान ट्रॉमेटाइज होती है। वो कहते हैं कि भाई ये उस पे चीट कर रहा है। नहीं बहन, इसे चीटिंग नहीं कहते, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं जो कि तू कर रही है। लेकिन जो हीरो है वो भी उसके पेपर्स उठाने में मदद करता है और वो यही चीज सोच रहा था कि कोई भी लड़की उसके बड़े भाई के प्यार में इजीली कैसे पड़ जाती है। तब उसकी नजर जाती है उन पेपर्स पर जिसे वो लड़की बांट रही थी और उनमें ये लिखा था कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं तो लोगों को सावधान रहना चाहिए एंड ऐसे सब चीजें। और मैं ये जो सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आगे स्टोरी में काम आएंगी। हीरो के बड़े भाई के चले जाने के बाद हिकारी उससे कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेना है क्रिसमस ईव के लिए, मतलब वो शाम को जब मिलेंगे तब वो उस गिफ्ट को उसे दे पाएगी। हिकारी और हीरो उसके भाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो मॉल में थे तब हिकारी-सान अचानक से हीरो से ये पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुम्हें ये चीज पता चली थी कि मैं तुम्हारे बड़े भाई को डेट कर रही हूँ? जिसपे हीरो जवाब देता है कि सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। और तब हमें पता चलता है कि हिकारी एंड हीरो दोनों ही बचपन से दोस्त है एंड उसका जो बड़ा भाई है वो उनसे 4 साल बड़ा है। हिकारी उससे उसके बड़े भाई से डेट करने का रीजन पूछता है, जिसपे हिकारी ये कहते हैं कि एक बार उसे एक लड़के ने कन्फेस किया था, लेकिन उस वक्त हिकारी-सान के माइंड में बस एक ही पसंद आया था जिसे वो ट्रूली लव करती है एंड वो था आत्सुया-सान। और तब उसे पता चला कि वो आत्सुया-सान से प्यार करती है। जब हिकारी ने अपनी फीलिंग्स उसके बड़े भाई को कन्फेस की तब उसके बड़े भाई ने भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड तब से वो दोनों डेट कर रहे हैं। और वो अपनी कहानी सुनाते वक्त प्यार वर्ड का बहुत ज्यादा ही यूज कर रही थी, जिसकी वजह से हीरो उससे बोलता है क्या तुम एम्बेरस नहीं होती बार बार प्यार बोलते वक्त? जिसपे हिकारी एक काफी बढ़िया
जवाब देती है कि जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो उसके लिए प्यार शब्द को बोलना बिल्कुल भी एम्बेरेसिंग नहीं है। और ये चीज हीरो के मन में रह जाती है। एंड देन हमें पता चलता है कि जो हीरो है उसे बचपन से ही हिकारी पे क्रश था, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त हिकारी अब उसके बड़े भाई से प्यार करने लगी है एंड उसके साथ अब एक रिलेशनशिप में है। हिकारी हीरो से भी पूछती है कि क्या तुम्हें किसी लड़की पे क्रश है, जिस पे हीरो जवाब देता है कि ये चीज मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला। और वो मन में ये चीज बोलता है कि जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। और यही बात करते करते उन्होंने गिफ्ट ले लिया था। सो हिकारी-सान भी कहती है कि उसे अब अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, लेकिन जाते वक्त वो अपने दोस्त हीरो को भी एक गिफ्ट देती है। एंड वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। और फिर हीरो हिकारी ने दिए हुए गिफ्ट को खोलकर देखता है। वो एक किचन था जिसपे की बनी का टॉय था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे पास नारुतो का है एंड स्पाइडरमैन का भी है। लेकिन विल तब उसे हिकारी ने कहे हुए प्यार के बारे में के वर्ड्स याद आते हैं, यही कि जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो उसके लिए प्यार वर्ड को बोलना बिल्कुल भी एम्बेरेसिंग नहीं है। और तब वो ये चीज डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स हिकारी को बताएगा, मतलब कि वो अपने बड़े भाई के गर्लफ्रेंड से ये कहेगा कि वो उससे बचपन से प्यार करता है। देन अचानक से फोन बजता है एंड वो फोन हीरो का नहीं था बल्कि हिकारी का था। और जल्दबाजी में वो अपना फोन वहीं पे छोड़ के चली गई थी। हीरो जब चेक करता है कि हिकारी को किसका कॉल आया है तब वो आत्सुया-सान था, उसका बड़ा भाई। सो हीरो कॉल उठाता है एंड उससे कहता है कि हिकारी अपना फोन वहीं पर भूल गई थी, सो वो अब उसके वर्क प्लेस पर जाकर उसे फोन दे आएगा। उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और तब हीरो उसके बड़े भाई से एक झूठ बोलता है। वो कहता है कि हिकारी ने उसे एक मैसेज देने के लिए बोला था और वो चाहते कि आत्सुया उसे 6 बजे की जगह पर 7 बजे डेट के लिए मिलने आए, जो कि सरासर एक झूठ है क्योंकि हिकारी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। देन सीन शिफ्ट होता है आत्सुया-सान के वर्क प्लेस पर, जहाँ पर उसकी बॉस उसे कहती है कि ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था ना। जिसपे आत्सुया-सान कहता है कि हाँ 6 बजे तो जाना था, लेकिन मैं अब थोड़ा लेट जाऊंगा 7 बजे। देन उसकी एंड उसके बॉस की कई सारी बातें होती है, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि जो आत्सुया-सान है वो अपने भाई की उतनी ही केयर करता है जितनी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की करता है। मतलब कि आत्सुया-सान यही चाहता है कि उसका जो छोटा भाई है वो अपनी जिंदगी काफी खुशी से जिए। जिसपे उसकी बॉस कहती है कि ठीक है चल अब तू लेट ही जाने वाला है तो मेरा एक काम कर दे, और वो उसे बियर की कुछ और बॉटल्स लाने के लिए कहती है। सो वो यही करता है, लेकिन उन बॉटल्स को लाते वक्त जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तब एक बड़ी सी ट्रक उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वही उसका जो छोटा भाई है वो हिकारी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी। वो खुद 10 मिनट लेट हो चुका था और वो हिकारी को ढूंढ भी लेता है एंड वो उसे बताने जा ही रहा था, लेकिन हिकारी को तभी एक कॉल आता है। हिकारी उस कॉल को उठाती है एंड हीरो के कन्फेस करने से पहले ही वो रोने लगती है क्योंकि आत्सुया-सान का एक्सीडेंट हो गया। हिकारी रोते रोते हीरो को पकड़ती है एंड उसे कहती है कि उसका बड़ा भाई अब नहीं रहा। और ये बात सुनकर हीरो ये सोचता है कि अगर उसने अपने बड़े भाई से झूठ ना बोला होता तो उसके बड़े भाई का कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं, मतलब कि उसके बड़े भाई का मरने का रीजन वो खुद है और ये सारी उसी की गलती है। एंड देन हमें ये चीज पता चलती है कि ये सारी चीज एक सपना थी और हीरो ने सपने में जो कुछ भी देखा वो 2 साल पहले हुआ था। लेकिन इस वक्त हीरो घर में नहीं था बल्कि वो किसी टूटी फूटी सी जगह पर था। उसके हाथ भी हथकड़ी से बंधे थे एंड उसे कुछ भी याद नहीं कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। एंड तब वो खुद को आईने में देखता है और उसने इस वक्त एक रैबिट का मास्क पहना हुआ था। वो अपनी हथकड़ियां खोलने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं खुलती। सो वो जैसे तैसे खड़ा होता है एंड उस रूम से बाहर निकलता है और रूम से बाहर निकलते ही वो देखता है एक बड़ा सा कोर्ट का रूम जो कि बहुत ही खराब हालत में था। देन उसे एक कमरे में से कुछ लोगों की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाता है वो देखता है उसी आदमी को जो कि इस मांगा के स्टार्टिंग में मर चुका था। वो डर जाता है कि एक मरा हुआ आदमी है वहाँ पर। और तब वहाँ पर और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं जिनमें से हर किसी ने किसी न किसी एनिमल का मास्क पहना हुआ था। हीरो उन सब से सवाल पूछता है कि तुम सब कौन लोग हो एंड उसे लगता है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी एक डॉल में से आवाज आती है कि जज का गेम शुरू होता है। हीरो काफी कंफ्यूज था। तभी जो हॉर्स का मास्क पहना हुआ आदमी है वो उसकी तरफ बढ़ता है। हीरो को लगता है कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसकी हथकड़ियां खोलता है। तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और उन्हें सबसे पहले तो एक टाइमर दिखता है जो कि 12 घंटे का था। हीरो के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे कंफ्यूज थे कि वो टाइमर किस चीज के लिए है। तब जो घोड़े के मास्क वाला आदमी है वो उस डॉल को फेंक के कहता है कि ये सब पॉइंटलेस है, वो ऐसे प्रैंक से नहीं डरने वाला एंड वो अभी जा रहा है। लेकिन वहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं वहाँ पर। इनकी बातें चली रही थी। तब हीरो अपना मास्क निकालने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वुल्फ मास्क वाली लड़की उसके हाथ को मारकर उसे रोक लेती है। वो हीरो को ये बताती है कि ये जो मरा हुआ आदमी है उसने भी अपना मास्क निकाला था एंड अब वो मर चुका है, तो अगर तुमने भी अपना मास्क निकाला तो तुम भी मारे जाओगे। हीरो उससे सवाल करता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मुझे लाया है। तब लायन मास्क वाला आदमी कहता है कि हम सबको यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है एंड यहाँ पर किसी को नहीं पता कि ये चीज आखिर कर कौन रहा है। देन वो लड़की जिसने की कुत्ते का मास्क पहना था वो उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई जरिया नहीं है और यहाँ से बाहर जाने वाले सारे रास्ते
ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और यहाँ से निकलने के लिए बस एक ही दरवाजा बचा है, लेकिन वो भी अभी लॉक्ड है। देन लायन मास्क वाला आदमी उस टॉय को उठाता है जिसको कि हॉर्स के मास्क वाले आदमी ने फेंका था। वो उस टॉय को फाड़ कर चेक करता है एंड उसे उस टॉय में एक टेप मिलता है। वो कहता है कि जब उस घोड़े के मास्क वाले आदमी ने इस डॉल को नीचे फेंका था तब इसमें से कुछ अजीब सी आवाज आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे चेक कर लूं। तभी जो घोड़े के मास्क वाला आदमी है वो उसके हाथ से उस डॉल को छीन लेता है और तब उसमें से एक चाबी नीचे गिरती है। वो उस चाबी से उस गेट को खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो चाबी उस गेट की थी ही नहीं और उनके पास उस वीडियो टेप को चलाने के लिए कोई डीवीडी जैसी चीज थी ही नहीं। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जो टीवी थी उसके नीचे भी एक चाबी की जगह है। तो जो घोड़ा है वो उस चीज को वहाँ पर यूज करता है एंड लकीली वो लॉक उस चाबी से खुल जाता है और उसके अंदर उन्हें डीवीडी भी मिल जाती है। लेकिन जो हॉर्स है वो एक और चीज नोटिस करता है। जब हीरो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो उसे ये नहीं बताता कि उसने क्या चीज नोटिस की थी। देन वो उस वीडियो टेप को उस डीवीडी के अंदर डालते हैं एंड एक वीडियो प्ले होती है जिसमें कि वही डॉल उनसे बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ इस जज की दुनिया में। देन वो उन सबसे कहती है कि तुम अपने मास्क निकाल सकते हो, जिसपे घोड़े वाला आदमी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम यहाँ पर मास्क निकालेंगे तो हम मारे जाएंगे। ये जरूर हमें मारने के लिए कोई चाल है। लेकिन जिस आदमी ने लायन का मास्क पहना हुआ था वो अपने मास्क को निकालता है। वो कहता है कि मैंने अपना मास्क निकाल दिया लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब कि अपना मास्क निकालना तुम्हारे लिए सेफ है, तुम अपना मास्क निकाल कर मारे नहीं जाओगे। देन वो एक दीवार की तरफ इशारा करता है एंड तब सबको पता चलता है कि वहाँ पर एक कैमरा छिपा हुआ था जो कि उन पर नजर रखे हुए था। देन हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि उन्हें ही देख रहे थे। डॉग मास्क वाला पर्सन कहता है कि ये आदमी इसीलिए मारा गया क्योंकि इसने गेम शुरू होने से पहले ही अपना मास्क निकाल दिया था और उसके बाद वो सब लोग अपना अपना मास्क निकालते हैं और उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होता। देन वो डॉल ये एक्सप्लेन करते हैं कि तुम में से हर किसी ने 7 डेडली सिंस में से कोई ना कोई सीन किया है, सो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम्हारे सामने जो 12 घंटे का टाइमर है वो जब भी 0 पे हिट करेगा तब तुम सबको तुम में से किसी न किसी एक का सेक्रीफाइस देना होगा और इस गेम के आखिर में जो 4 लोग बचेंगे वही यहाँ से निकल पाएंगे। उन्हें हर 12 घंटे में किसी न किसी एक पर्सन को चूज करना होगा सेक्रीफाइस के लिए। लेकिन अगर जजमेंट के टाइम वहाँ पर कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं रहता तो उसकी सजा उन सबको झेलनी पड़ेगी और उन्हें ये चीज डिसाइड करनी होगी कि उनमें से कौन से 4 लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। और ये कहते ही वो टेप खत्म हो जाता है। देन हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़के की मदर उसे बहुत सुना रही होती है, वो भी इस बात पर कि उनके पड़ोस का बेटा 50वें नंबर पे आया था नेशनल मॉक एग्जामिनेशन में। ये एग्जाम बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की तरह होती है जिसमें कि ये लड़का फेल हो चुका था और उसकी माँ उससे ये कहती है कि उसे शर्म आती है अपने बेटे से। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि उसी लड़के ने अपनी माँ की जान ले ली थी और तब हमें पता चलता है कि वो लड़का वही था जिसने कि इस गेम में बेयर का मास्क पहना हुआ था। देन वहाँ पर जो लायन है वो अपने रूम में जाने का डिसाइड करता है। जब हीरो उसे रोकता है तब वो ये कहता है कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने वाला जो कि उसे मारने का ट्राई करेंगे और वहाँ पे बाकी जो लोग थे वो भी अकेला ही रहना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं जिसकी वजह से हीरो भी अकेला ही रह जाता है। देन थोड़े समय बाद काजू के कमरे में एक लड़का आता है जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जो लड़का है उसका नाम था काजू एंड काजू हीरो को सजेस्ट करता है कि उसे ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टैंड आउट करेगा तो शायद से वो टारगेट बन जाएगा। और थोड़ी बातचीत के बाद हीरो अपना क्राइम कमिट करता है कि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई थी। और जब काजू भी अपनी बैक स्टोरी बताने वाला ही था तभी वहाँ पर जो लायन मास्क वाला आदमी है वो आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ से एस्केप करने की प्लानिंग कर रहे हो क्या। देन हीरो उससे आर्ग्यू करता है लेकिन उसकी वजह से वो बाकियों की अटेंशन ग्रैब कर रहा था, सो वो उस बात को वहीं पर रोक देता है। उसके बाद जब टाइमर में बस 1 ही घंटा बचा था तब सारे लोग वहाँ पर गैदर होते हैं लेकिन बस एक आदमी को छोड़कर और वो था बेयर मास्क वाला लड़का। देन जो घोड़े के मास्क वाला लड़का था वो उसे चेक करने के लिए जाता है और जब वो वहाँ पर नहीं था तब सारे लोग ये कहते हैं कि शायद से उन्होंने उस बंदे को कहीं पर देखा है। देन जो हॉर्स वाला बंदा है वो वापस आता है एंड कहता है कि उस बंदे ने खुद को लॉक कर लिया है एंड उसका ये प्लान है कि वो खुद के साथ हम सबको भी मार देगा, मतलब कि अगर वो वोट देने आएगा ही नहीं तो सारे मारे जाएंगे इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। देन हीरो एंड काजू उसे बाहर निकालने के लिए जाते हैं और जो घोड़े के मास्क वाला लड़का है वो उनसे ये कहता है कि अगर तुमने उसे 30 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकाला तो हमें उसे फोर्सफुली बाहर निकालना होगा। देन जब वो वहाँ पर जाते हैं हीरो उसे बाहर निकलने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। देन काजू उससे बात करने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है कि उसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो एटलीस्ट उसकी बातें सुने। देन वो कहता है कि उसकी फैमिली काफी अमीर है और वो कुछ भी ले सकता है जो उसे चाहिए और वो सब कुछ कर सकता है जो कि उसे करना है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। ये चीज उस भालू के मास्क वाले लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, क्या तुम मुझे और गुस्सा दिलाना चाहते हो। लेकिन काजू कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो कभी भी लड़कियों को पसंद नहीं कर सकता, जिस चीज की वजह से उसे हमेशा से ही अकेला
एंड लोनली फील होता था। और जब उसने ये चीज अपने पेरेंट्स को बताई कि वो गे है, उसके परिवार वालों ने उसे डिसोन कर दिया। लेकिन फिर भी उसे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी प्लेस से बिलोंग नहीं करता तो वो हमेशा ही कोई और प्लेस ढूंढ सकता है रहने के लिए। लेकिन जो भालू वाला लड़का है वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से अभी बाहर निकला भी तो तुम सब लोग मुझे ही वोट करके मार दोगे। देन हीरो को एक आइडिया आता है। वो उस भालू से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे कि सारे लोग बच सकते हैं। जो सुनकर वो भालू वाला लड़का उनके साथ बाहर आता है। और जब वो तीनों रूम में आते हैं तब हीरो उन सब से कहता है कि उन सब लोगों को खुद को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी को सेम एक वोट मिलेगा तो कोई भी मारा नहीं जाएगा। और अगर से वो ऐसे ही वोट करते रहेंगे तो शायद से उनके पास इतना टाइम आ ही जाएगा कि कोई और उन्हें बचा ले, क्योंकि वो सारे लोग अचानक से गायब हो गए हैं। सो कोई ना कोई उन्हें बचाने के लिए आ ही जाएगा। देन टाइमर 0 पे आ जाता है एंड सब लोग अपना अपना वोट करने लगते हैं। वोटिंग के बाद जो लायन है वो क्रिटिसाइज करता है हीरो के प्लान को। वो कहता है कि सब लोगों पर ट्रस्ट करना बेवकूफी है और क्या पता कि उनमें से कोई भी उन्हें कभी भी धोखा दे दे। जब सब लोगों के वोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो डोर है जो लॉक था वो अचानक से खुल जाता है एंड जो टाइमर था वो भी रीसेट हो जाता है। एंड देन वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस गेट के दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो डोर के दूसरी तरफ जा रहे थे तब हीरो को ये चीज रियलाइज होती है कि उनमें से कोई भी पर्सन मारा नहीं गया, मतलब कि उसका जो प्लान था वो काम कर गया। देन वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड हमें उनका नाम पता चलता है। जो वुल्फ मास्क वाली लड़की है उसका नाम है रीना। जिस लड़के ने हॉर्स वाला मास्क पहना था वो था र्यूहेई, जो कि एक फ्रीलांसर है। और लायन मास्क वाला लड़का ताकेजावा है। जो डॉग है वो आसामी है एंड जो ग्लासेस वाली लड़की है उसका नाम है मिकू। लेकिन जब बेर की बारी आती है वो तब भी अपना नाम नहीं बताता। जब वो उस रास्ते के एंड तक पहुंचते हैं तब उन्हें एक और गेट दिखता है जो कि लॉक था। लेकिन वहाँ और भी कमरे थे। एक तो रेस्ट रूम था और एक वो रूम था जिसमें कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे। देन वो सब लास्ट टाइम की तरह ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन थोड़ी देर बाद काजू ये कहता है कि उसे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है कि जो लोग इस गेम को चला रहे हैं वो लोग इतनी आसानी से हम लोगों को खुद को ही वोट करने दे रहे हैं। जिस चीज पे काजू को भी थोड़ा सा शक होता है। सो वो डिसाइड करता है कि वो जो बेर वाले मास्क वाला लड़का है उसके पास वो जाएगा। और जब वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है तभी कोर्ट रूम से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और तब जो बेर वाला लड़का है वो कन्फेस करता है कि उसने खुद को वोट किया ही नहीं था, बल्कि उसने शिनोमेया को वोट किया था, वही जिसने लायन मास्क पहना था। और जब हीरो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो ये जवाब देता है कि जो शिनोमेया है वो उसकी मदर की तरह ही उसे देखता था और बस इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसको मारेगा। तब हीरो उससे बोलता है कि तुमने और कुछ नहीं पर एक मर्डर किया है। और वो सीधा भागते हुए उस रूम में जाता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी। वहाँ पर उसे घोड़े का मास्क दिखता है। और जब वो दूसरे रूम में जाकर चेक करता है तब उसे मिकू एंड ताकेजावा दिखते हैं। मिकू ये कहते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वो गलती से उसके ऊपर गिर गई थी। लेकिन वो सब ये नोटिस कर लेते हैं कि हीरो थोड़ा सा परेशान है। सो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पे हीरो जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। हीरो जब वापस कोर्ट रूम में जाता है तब उसे र्यूहेई मिलता है, मतलब के घोड़े के मास्क वाला लड़का। और वो उसके हाथ में एक चीज नोटिस करता है जिस चीज में बहुत सारा टेप लगा हुआ था। ये वही चीज है जो कि टीवी के नीचे थी। लेकिन हीरो को उसकी चिंता नहीं थी, वो बस रिलीव था कि जो घोड़े के मास्क वाला लड़का है वो मारा नहीं गया। और तब उसे समझ आता है कि शायद से ऐसा हुआ होगा कि जो बेर मास्क वाला लड़का है उसने र्यूहेई को वोट दिया होगा एंड र्यूहेई ने उस बेर मास्क वाले लड़के को वोट दिया होगा, जिसकी वजह से सबको इक्वली वोट मिल चुके थे। एंड देन हमें पता चलता है कि र्यूहेई ने टीवी के नीचे से जो चीज ली थी वो एक गन थी। देन वो बेर के रूम में जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसने अपना डोर फिर से लॉक कर लिया था। और जो भी उसने पहले कहा था उसके लिए वो माफी मांगता है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ताकेजावा एंड रीना भी वहाँ पर आते हैं एंड वो हीरो से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। और अचानक से जो डोर है वो ओपन होता है एंड हमें पता चलता है कि जो बेर है वो मर चुका है। और ये चीज ताकेजावा सबको बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे रीना पर शक था। वो रीना को शक की नजरों से देखता है। और तब रीना हीरो को ये चीज बताती है कि जब हीरो एंड काजू बेर को लेने के लिए गए थे तब ताकेजावा ने ये कहा था कि उसे लगता है कि सब लोगों ने बेर को वोट देना चाहिए ताकि वो बाद में कोई परेशानी ना बने। देन वो भागते हुए रूम में जाता है एंड जिन्होंने भी उसको वोट किया था उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने उसको मारा है। और वो आगे कुछ बोले उससे पहले हीरो उसको एक मुक्का मारता है। वो हीरो से कहता है कि उसे ज्यादा अच्छा पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि बेर ने उसे ही वोट किया था और अगर वो बेर की जगह खुद को वोट करता तो वो खुद मारा जाता। एंड देन वो उसे वोट्स के रिजल्ट दिखाता है। जो बेर है उसे 3 वोट्स मिले थे एंड जो लायन है उसे एक भी वोट नहीं मिला था। तो जब वो कहता है कि अगर उन्होंने हीरो का प्लान फॉलो किया होता तो र्यूहेई ही मारा जाता। और तब वो लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ताकेजावा, आसामी एंड र्यूहेई एक तरफ और जो बाकी के 4 लोग हैं वो एक तरफ। लेकिन इसी चीज की वजह से र्यूहेई एंड आसामी थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो बस 3 लोग थे एंड बाकी के 4 लोग। लेकिन ताकेजावा कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। लेकिन वहीं पर जो हीरो है वो ये सोच रहा था कि कैसे वो सब लोगों को एक साथ वापस लाए। लेकिन बाकी के लोग उससे ये कहते हैं कि ऑलरेडी सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन हीरो ये सोचता है कि वो कैसे न कैसे करके उन्हें मना ही लेगा। और जब वो उन्हें मनाने के लिए जा ही रहा था तब उसे ताकेजावा मिलता है। वो ताकेजावा को समझाता है कि हम अभी भी सब लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन ताकेजावा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और जिन लोगों ने हमें इस गेम में भेजा है वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को मार डालें। और फिर वो हीरो को एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि उनमें से कोई तो एक इम्पोस्टर है, मतलब कि जो भी इन सबको मार रहा है वो उनमें से कोई तो एक है। हीरो कहता है कि ताकेजावा झूठ बोल रहा है। लेकिन ताकेजावा ये रिप्लाई करता है कि तुम्हारे पास जितने भी छोटी मोटी होप है उसकी वजह से ही तुम मारे जाओगे। देन सीन शिफ्ट होता है काजू पर एंड हमें पता चलता है कि काजू के पास अपना फोन अभी भी था एंड जब वो अपना फोन खोलकर देखता है उसके पास एक मैसेज आया हुआ था। देन हम ताकेजावा की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर उसके जो फादर है वो उस पर बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड थे। वो भी ताकेजावा को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते थे और इस वक्त ताकेजावा यही अपने मन में सोच रहा था कि वो इस गेम में नहीं मर सकता क्योंकि उसे अपने फादर से उनका सब कुछ लेना बाकी है। हीरो ताकेजावा की बात को मान लेता है एंड अब उसे ये चीज पता थी कि उनमें से कोई तो एक इम्पोस्टर है जो कि उन्हें मार रहा है। जब हीरो हॉलवे से अपने रूम में जा ही रहा था तब उसे किसी के खुसफुसाने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि हीरो रूम के अंदर जा पाए आसामी उसको पकड़ लेती है। आसामी उससे कहती है कि उसे प्राइवेट में बात करनी है। वो हीरो से ये कहती है कि वो काफी डरी हुई है क्योंकि उसे ये लगता है कि रूहे ही उसे मारना चाहता है और वो किसी और को मारने के लिए भी वोट नहीं करना चाहती। और फिर वो हीरो को पीछे से हक करके ये कहती है कि वो बस हीरो पे ही ट्रस्ट कर सकती है। देन वो हीरो को नीचे गिराती है एंड उसे एक किस करती है। उन दोनों का ओनली फैंस चल ही रहा था तब उनका जो डोर है वो थोड़ा सा खुल जाता है एंड देन उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें देख रहा था। देन हीरो उसे रोक कर भागते हुए जाता है देखने के लिए कि कौन उन्हें देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। देन आसामी हीरो से ये कहते हैं कि अगर उन्हें किसी ने देख लिया होगा तो वो ये सोचेंगे कि हीरो एक ट्रेटर है। ये सब उसका एक प्लान था क्योंकि आगे वो हीरो से ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो उनका एलाय बनना चाहेगा। देन हीरो वापस अपने ग्रुप में चला जाता है एंड उनसे कहता है कि वो फेल हो गया उन्हें मनाने के लिए। लेकिन स्टिल वो उनसे कहता है कि वो अभी भी यही सोच रहा है कि वो सबको बचाएगा। एंड देन हम देखते हैं कि आसामी एंड हीरो के बीच में उस वक्त क्या हुआ था। हीरो ने आसामी से ये कहा था कि वो अपने ग्रुप को बिट्रे नहीं करने वाला और आसामी भी उसे और फोर्स नहीं करती। वो बस इतना कहती है कि तुम बस आखिर तक जिंदा रहना। और उनका ग्रुप ये चीज रियलाइज करता है कि वोटिंग के टाइम में ताकेजावा एंड रूहेई उन पे अटैक कर सकते हैं, सो उन्हें वोटिंग के समय केयरफुल रहना होगा। और वो ये कहता है कि जो आसामी है वो इतनी ज्यादा बड़ी थ्रेट नहीं है, सो हमें उसे लास्ट में ही वोट करना चाहिए। और ये बात सुनकर वो तीनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हीरो क्या कह रहा है। देन वो हीरो पर शक करने लगते हैं कि पहले तो वो सबको बचाने के लिए लगा हुआ था लेकिन अब वो बाकियों को मारकर आसामी को बचाने के पीछे लगा हुआ है, तो क्या आसामी ने उसे सीडुस कर लिया है क्या। सो हीरो अपने ऊपर का शक मिटाने के लिए कुछ नहीं कहता और अपने ग्रुप के कहने के हिसाब से वो सब लोग रूहेई को वोट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तब हीरो यही चीज फिर से सोचता है कि उसे किसी को भी नहीं मारना। सो वो फिर से सबसे पूछता है कि क्या वो खुद को वोट करेंगे एक बार फिर से, जिसपे इस बार ताकेजावा हाँ बोल देता है, जिसपे हीरो का ग्रुप ये कहता है कि ये बस एक ट्रैप है। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि ताकेजावा झूठ नहीं बोल रहा है वो खुद उनके सामने खुद को वोट करता है। और इसके बाद हीरो के ग्रुप की बारी आती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद को ही वोट करेंगे इंक्लूडिंग हीरो एंड बाकी के मेंबर्स। लेकिन इस बार जो रूहेई का ग्रुप है वो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा था, जैसे कि उन्हें ये चीज पता हो कि उनमें से कोई भी नहीं मरने वाला। ये चीज देखकर हीरो को शक होता है जिसकी वजह से वो वोटिंग पैनल्स को चेक करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि जो वोटिंग पैनल है उनके साथ छेड़खानी हुई थी। उसे ये पता चलता है कि जो वोटिंग के फोटोज है वो अदला बदली कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद के लिए वोट किया ही नहीं बल्कि उन्होंने किसी और के लिए ही वोट किया है क्योंकि जो फोटोज है वो अदला बदली हो गए थे। एंड देन हमें पता चलता है कि ये चीज ताकेजावा को ऑलरेडी पता थी एंड उसने इस चीज को पहले ही चेक कर लिया था क्योंकि सबसे पहले ताकेजावा ने ही उस बेयर मास्क वाले लड़के की एंड हीरो की आईडी चेंज कर दी थी। लेकिन फोटोज चेंज होने के बाद भी हीरो जिंदा था, जिसका मतलब ये है कि फोटो चेंज करने पे वोटिंग पे असर नहीं होता। देन गुस्से में हीरो रूहेई को पकड़ता है एंड कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। लेकिन वो गन निकालकर हीरो पर तान देता है। हीरो उससे पूछता है कि उसके पास ये गन कैसे आई, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता। लेकिन वो उससे ये कहता है कि उन्हें इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि उन्होंने किसको वोट किया है और फिर वो उसे फाइनल वोट्स के रिजल्ट देखने के लिए कहता है। एंड देन हमें पता चलता है कि उनका जो टारगेट था वो था काजू। और ये बात पता चलते ही रूहेई जोरों से हंसने लगता है और काजू वहां से भाग जाता है। ताकेजावा भी हीरो से ये कहता है कि उसे काजू के पीछे जाना चाहिए क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं होगा जिंदा रहने के लिए। हीरो, रीनू एंड मिका तीनों काजू की तरफ जाते हैं लेकिन काजू उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन वो ये चीज नोटिस करते हैं कि जो नया गेट है वो खुल चुका है। लेकिन कुछ समय बाद हीरो काजू को ढूंढ ही लेता है। हीरो देखता है कि काजू बहुत परेशान था और वो ये कहता है कि
चीजें ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। देन हीरो काजू का फोन नोटिस करता है और तब हमें पता चलता है कि काजू ही असली ट्रेटर था उस ग्रुप का। और वो कहता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी होती तो वो लोग उसकी माँ को मार डालते। और वो ये भी बताता है कि उसने उन सबको यहाँ पर लाया था और उनके हाथ पे हथकड़ियां बांधी थी। इवन जो बंदा सबसे पहले मरा था उसे काजू ने ही मारा था। देन हीरो काजू से पूछता है कि क्या वो बेर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था एंड क्या उससे ट्रेटर की नोट के बारे में पता था, जिसपे काजू ये जवाब देता है कि उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हीरो ये सोचता है कि अगर काजू ने जो कहा वो सच है तो उनके बीच में एक और गद्दार छुपा हुआ है। देन हीरो काजू से कहता है कि वो पूरी कोशिश करे सर्वाइव करने की, और वो कहता है कि अगर हम दूसरों की मदद ले तो हम स्टिल जिंदा बच सकते हैं, जिसपे काजू बस यही कहता है कि मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। देन हीरो फिर से उस रूम में जाने की कोशिश करता है ये सोचकर कि वो इस गेम को रोक लेगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर गिरता है। वो एक स्टोन का स्टैचू था, लेकिन उस स्टैचू के पीछे खून से दीवार पर कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पर यह लिखा था कि ये बहुत बड़ा पाप है कि तुम सच्चाई से अपनी आंखें फेर रहे हो, मतलब कि तुम्हें सच पता होकर भी तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। और वहीं पर एक आदमी बहुत बुरी हालत में था। हीरो उसकी मदद करने जाता है लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। और तभी रीना एंड मिकू वहाँ आ जाते हैं एंड वो हीरो से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन तभी वो आदमी अचानक से हिलने लगता है, जिसे देखकर वो सब बहुत जोर से चिल्लाते हैं। और वो आदमी उनसे बस ये कहता है कि आई एम सॉरी, ये सब मेरी ही गलती थी। वो आदमी हीरो की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन जो स्टैचू है वो उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरह से मौत हो जाती है। ये देखकर रीना एंड मिकू जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन जो हीरो है वो एक चीज नोटिस करता है, जो आदमी है उसकी पीठ पर बहुत से निशान थे जो कि ताजा ताजा बनाए गए थे और उनमें 7 डेडली सिंस के नाम लिखे हुए थे। और जब हीरो उसकी बैग को और ध्यान से देखता है तब उसे एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कन्फेस योर ट्रूथ अदरवाइज यू विल डाई। उसके बाद हीरो मिकू एंड रीना को ये बताता है कि काजू के साथ आखिर क्या हुआ था, और वो ये चीज भी बताता है कि काजू ही ट्रेटर था। देन वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से काजू के पास जाएंगे, लेकिन जब वो तीनों काजू के रूम में जाते हैं एंड रूम खोलकर देखते हैं तब वो वहाँ ये देखते हैं कि काजू ने खुद की ही जान ले ली थी। वो सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। देन जो रीना है वो उसका फोन उठाती है और जब वो उसके फोन में देखती है तब उसे पता चलता है कि जो उसकी मदर है उसे उन लोगों ने मार दिया था, जिसकी वजह से काजू ने ये कदम उठाया। देन वहाँ पर बाकी तीनों भी आ जाते हैं एंड ये पूछते हैं कि काजू सच में मर चुका है या नहीं। रूहे ही उसका मजाक उड़ाता है ये कहकर कि वो काफी पैथेटिक था, जिसकी वजह से हीरो फिर से गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो रूहे ही है वो अपनी गन निकालता है। वो हीरो से ये पूछता है कि जो स्टेयरवे में आदमी मरा हुआ है वो कौन है, लेकिन हीरो को भी ये चीज नहीं पता थी। सो जो तीनों लड़के हैं वो वहाँ पर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ताकेजावा उस आदमी के बॉडी को चेक करता है एंड ये कहता है कि वो आदमी गेम का मेंबर नहीं था, लेकिन शायद से वो एक इन्वेस्टिगेटर था। ताकेजावा को उसके आईडी कार्ड में से एक मेमोरी कार्ड मिलता है एंड देन वो तीनों वापस से बाकियों के साथ मिलने आ जाते हैं। देन जो लड़के हैं वो उनसे ये कहते हैं कि उन्हें एक बड़ा सा डोर मिला है जो कि शायद से इस गेम से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन हीरो को उस घर का मैप मिलता है और वो एक हिडन रास्ता ढूंढता है जो कि मार्क नहीं किया हुआ था मैप में। और वो ये कहता है कि शायद से ये जगह भी इससे बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। और जब वो वहाँ जाते हैं वो एक मॉनिटर रूम में पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा गंदा था। ताकेजावा ये कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से बाकी लोग हमें देख रहे थे और हम पर अब तक नजर रखे हुए थे। ताकेजावा कहता है कि वो यही रुकेगा एंड वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जो रीनो एंड मिक्को है वो और स्टोरेज एरिया ढूंढने का ट्राई करते हैं जो कि उन्हें उस जगह से बाहर निकाल पाए, और बाकी लोग ताकेजावा के साथ मॉनिटर रूम में ही रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो रूहे है वो बोर होकर वहाँ से चला जाता है। जब उनके पास वोटिंग करने के लिए बस 4 घंटे बचे थे वहाँ के एक मॉनिटर में उन्हें एक जगह दिखती है। वो जगह उन्हें काफी जानी पहचानी लग रही थी एंड तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे मास्क पहने हुए आदमी दिखते हैं। वो सारे लोग किसी और जगह पर थे, लेकिन उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो उन्हीं की तरह वहाँ पर फंस चुके थे जजमेंट के गेम में। आसामी एंड ताकेजावा को लगता है कि ये फेक है क्योंकि जो फुटेज थी वो काफी ज्यादा सीजीआई जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी हीरो कहता है कि वो चेक करना चाहता है चीजों को। वो बाकी लोगों को देखने जाता है एंड उसे ये पता चलता है कि जो मिकू है उसके पास बहुत सारा खाना है। हीरो उस पे गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन मिकू ये कहती है कि ये चीज वो किसी को ना बताए, और हीरो उसकी बात मानकर उसकी मदद भी करने लगता है। लेकिन वो मिकू से ये भी कहता है कि उसे बाकी बचा हुआ खाना बाकियों के साथ शेयर करना होगा। जब मिकू हीरो से कहती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है तब वो ये जवाब देता है कि वो अपने दोस्तों को और मरते हुए देखना नहीं चाहता। लेकिन बाद में हीरो खुद सोचता है कि वो कितना ज्यादा स्टूपिड है कि वो उन लोगों को दोस्त बोल रहा है जो कि उसे मारना चाहते हैं। और अचानक से किसी और रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस रूम में झांक कर देखता है तब उसे दिखता है कि जो रीना है उसे रूहे ही धमका रहा था। वो रीना को गन दिखाकर उस पे फोर्स करना चाहता था। हीरो उन्हें रोकने के लिए जा ही रहा था, लेकिन आसामी उसे रोक लेती है और वो हीरो से कहती है कि वो देखना चाहती है कि आगे क्या होता है। और तभी हम देखते हैं कि रीना ये कहती है कि उसे याद आ चुका है कि उसने रूहे ही को कहा देखा था। वो ये कहती है कि वो किसी ग्लोरी
नोटोरियस बैंड का वोकलिस्ट है, लेकिन उसने पास्ट में अपने जो बैंड के मेंबर्स है उनके ऊपर बहुत सारा वायलेंस यूज किया था और उसके ऊपर ड्रग्स यूज करने के भी एलिगेशंस है, जिसकी वजह से उसे बैंड से निकाल दिया गया था। और रीना और सुनाती है उसे कि उसके जैसे लड़के को कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, जो सुनकर रूहेई और गुस्सा हो जाता है। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आसामी अंदर आ जाती है एंड उसे एक जोरदार चाटा मारती है। रूहेई अपनी गन निकालता है एंड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो आसामी को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने आसामी को मारा तो नेक्स्ट राउंड में सब लोग उसे ही वोट करके मार डालेंगे। सो वो बिना कुछ करे वहाँ से गुस्से में चला जाता है। देन आसामी कहती है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि औरतों पर हाथ उठाते हैं, और फिर वो अपने बॉडी के ऊपर के निशान दिखाती है एंड कहती है कि ये निशान उसे उसके फादर की वजह से मिले हैं। वो ये कहती है कि वो रूहेई को अपने बाप की तरह ही देखती है, और वो हीरो से पूछती है कि वो क्या उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। और जब नेक्स्ट वोटिंग के लिए बस 10 मिनट ही बाकी थे तब सब लोग कोर्ट रूम में वापस आ जाते हैं। रूहेई कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसके बैंड मेंबर्स की तरह ही है, और वो ये सोचता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो इन सारे लोगों को मार डालेगा। उनकी वोटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड इस बार हीरो एंड रूहेई को 3-3 वोट मिले थे, मतलब कि उन दोनों में ड्रॉ हो चुका था। हीरो को लगता है कि आसामी ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन रूहेई कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि उन दोनों को सेम वोट मिले। और फिर उस रूम में अनाउंसमेंट होती है कि जो वोट से वो टाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को किसी एक के मरने तक फाइट करनी होगी, और अगर वो दिए हुए टाइम से पहले कोई एक को नहीं मारते तो वो दोनों मारे जाएंगे। और फिर उन्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है। रूहेई बिना टाइम वेस्ट करे हीरो को मारने लगता है। हीरो भी पहले डर जाता है एंड कहता है कि उसे मरना नहीं है और उसे किसी भी तरह सर्वाइव कर घर जाना है। तभी रूहेई अपनी गन चलाता है एंड वहाँ पर खून ही खून बिखर जाता है, लेकिन वो खून हीरो का नहीं था बल्कि रूहेई का ही था। ताकेजावा कहता है कि जो गन है वो मिसफायर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा और उसकी 3 उंगलियां कट गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा ही था। हीरो उसे मारने की बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। उसे अभी भी ये लग रहा था कि वो सब लोगों को बचा सकता है। वही दूसरे रूम में ताकेजावा एंड रीना की बात हो रही होती है, जहाँ पर ताकेजावा ये कहता है कि वो ये चाहता है कि रूहेई जिंदा बच जाए, जिसकी वजह से वो दोनों इस गेम में मारे जाए एंड वो चारों वहाँ से बाहर निकल पाए। और ऐसा सेम रीना को भी लगता है। थोड़ी देर बाद रीना हीरो को चेक करने के लिए जाती है एंड वो उससे पूछती है कि रूहेई की हालत कैसी है, जिसपे हीरो जवाब देता है कि वो काफी ज्यादा बुरी हालत में है और अगर उसे प्रॉपर मेडिकल कंडीशन नहीं दी गई तो शायद से वो मर सकता है। देन रीना अपना खाना हीरो को दे देती है एंड ये कहती है उससे कि वो रूहेई को भी चेक करने जा रही है, और हीरो भी ये कहता है कि फाइनली उसे आराम करने का मौका मिल सकता है। अब जब रीना रूहेई के साथ उसके रूम में थी, वो बस वहाँ बैठकर खाना खा रही थी, तभी उसके पीछे से डोर ओपन होता है एंड कोई अननोन बंदा उसे इलेक्ट्रिक रेजर से अनकॉन्शियस कर देता है, और हमें बस ये दिखता है कि वहाँ पर कोई तो कैंची चला रहा है। जब रीना को होश आता है तब वो ये देखती है कि उसके हाथ में सीजर्स थी, और जब वो कंफ्यूजन में आसपास देखती है तब उसे वॉल पर ये लिखा हुआ दिखता है कि द थर्ड जज एंड, मतलब कि तीसरी जजमेंट खत्म हो चुकी है। और वो ये देखती है कि रूहेई पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बस वहाँ पर उसकी बॉडी ही पड़ी हुई है। देन वहाँ पर आसामी एंड हीरो भी आ जाते हैं। रीना खुद को एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, लेकिन आसामी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, और आसामी का बिहेवियर देखकर रीना ये कहती है कि कहीं तुमने तो नहीं मारा इसको, जिसपे आसामी रीना के गाल पर एक चाटा मार देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। उनका ये शोर देखकर ताकेजावा भी वहाँ पर आ जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज था एंड वो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। हीरो उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो ताकेजावा को ये भी बताता है कि जो काजू था वो एक ट्रेटर था, जिसपे ताकेजावा कहता है कि इम्पोस्टर को ढूंढकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है एंड वो है गेम को पार करके, जिसके लिए हमें वोट का ही रास्ता चुनना पड़ेगा। दिन ताकेजावा हीरो पे शक करता है कि कहीं उसने ही तो नहीं मारा खुद को बचाने के लिए, और ये सब वो बस एक्ट कर रहा है खुद की इमेज बचाने के लिए, जिसपे ऑब्वियसली हीरो ये कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। दिन ताकेजावा ये कहता है कि इम्पोस्टर कोई भी हो, लेकिन अब उनके पास एक फोन है, वही फोन जो काजू के पास था। वो उस फोन में उस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करता है जो कि उसे उस बंदे के आईडी कार्ड में मिला था। जब वो उस मेमोरी कार्ड को चेक करता है उसमें बहुत सारे फोल्डर उसे देखने के लिए मिलते हैं, और उस फोल्डर में बेसिकली उन सारे मेंबर्स की पिक्चर्स थी जो कि उन लोगों को किडनैप करने से पहले ले गई थी, वो भी छुप कर। और जब ताकेजावा और भी ज्यादा फोल्डर्स चेक करता है तब उसे ये चीज रियलाइज होती है कि मिको के कोई भी पिक्चर्स वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन उसे बस ऐसा लग रहा था। जब मिको वहाँ पर आती है एंड ताकेजावा उसे बताता है कि उसके
की पिक्चर्स वहाँ पर नहीं है, तब मिकू वो फोन लेकर किसी और कमरे में भाग जाती है। उसका ये बिहेवियर देखकर बाकियों को यही लगता है कि मिकू ने ही उसे मारा था, लेकिन जब मांगा मिकू पर शिफ्ट करती है तब हमें सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली मिकू पहले बहुत अलग थी। उसके वजन और मोटे होने के कारण लोग उसे काफी ज्यादा बुली करते थे और उसे काफी ज्यादा मिसट्रीट करते थे। स्पेशली उसे लोग पिगी बुलाया करते थे। लेकिन अब वो कहती है कि वो अब रिबॉर्न हो चुकी है एंड वो अब कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है और उसकी ये बातें हीरो सुन लेता है। देन वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं एंड रीना सारी बातें सच सच बताने के लिए कहती है। देन हीरो उनकी बातों को रोक कर मॉनिटर में देखने के लिए कहता है। उस स्क्रीन में उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं और हीरो को ये चीज रियलाइज होती है कि ये जो बॉडीज है वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड है। जैसे आसामी को अपना होने वाला पति दिखता है, रीना को अपनी माँ दिखती है और मिकू के जो दादाजी है वो भी वहाँ पर थे। तो वो ये अज्यूम करता है कि वहाँ पर हिकारी भी होगी। ये देखकर आसामी कहती है कि वो अपने होने वाले पति को बचाने के लिए मिकू को वोट करने जाएगी। लेकिन हीरो एंड रीना मिकू से ये कहते हैं कि जो सच है वो सबको बता दो। लेकिन मिकू बस यही कहते हैं कि उसे अकेला रहना है एंड देन वो ये रिवील करती है कि लास्ट वोटिंग में हीरो को आसामी ने नहीं बल्कि उसने ही वोट किया था, इस डर में कि हीरो कहीं ये चीज सबको ना बता दे कि वो अकेले ही खाना खा रही थी, वो भी बिना किसी को बताए। और वो ये भी कहती है कि वो बाहर से तो बदल चुकी है लेकिन वो अंदर से वही अगली लड़की है जो वो पहले हुआ करती थी। देन हम एक वेट लॉस का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और मिकू ये कहती है कि उसे खुशियां ढूंढने के लिए कहना काफी बेकार चीज है। देन वो सबसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे एंड वो पक्का नेक्स्ट वोटिंग के लिए आएगी। देन हम मिकू की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर जो मिकू है जो मोटी थी वो अपने ग्रैंडफादर से 10 मिलियन वॉन मांगती है सर्जरी करने के लिए जिससे कि वो पतली हो सकती है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर के पास इतने पैसे थे ही नहीं। इवन दो उसके ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि वो जैसी है वैसी काफी सुंदर है, स्टिल वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत ही भला बुरा कहती है। और प्रेजेंट में मिकू उन कही हुई बातों का रिग्रेट कर रही थी और वो कसम लेती है कि वो किसी भी हालत में अपने ग्रैंडफादर को बचा के ही रहेगी। देन अगेन वोटिंग का टाइम आ चुका था लेकिन मिकू को थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन स्टिल वो अंदर आती है एंड रीना के साइड में बैठ जाती है। देन आसामी एंड ताकेजावा दोनों मिकू के लिए वोट करते हैं, लेकिन जब रीना की बारी आती है वो आसामी को वोट करती है। आसामी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर उसे सच पता चलता है जो मिकू है वो उसे धमका रही थी। देन वो हीरो को धमकाती है कि अगर उसने आसामी को वोट नहीं किया तो वो रीना को मार डालेगी। हीरो थोड़ा हेजिटेट तो करता है लेकिन फाइनली वो अपना डिसीजन ले लेता है और वो अपना वोट आसामी को देता है, जिसकी वजह से मिकू एंड रीना की वोट्स में टाई हो जाता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू होती है जब तक उनमें से कोई मर ना जाए। आसामी एक चेयर उठाती है एंड मिकू को मारने लगती है और वो मिकू को बहुत ज्यादा पीटती है। आसामी मिकू को जान से मारने वाली थी लेकिन मिकू अपने ग्लासेस आसामी के गले में डाल देती है जिसकी वजह से आसामी मर जाती है और जो फाइनल राउंड था जजमेंट का उसमें मिकू जीत जाती है। देन वो सब लोग एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं एंड उसे खोलने लगते हैं, लेकिन जो एग्जिट डोर है वो अभी भी लॉक था और तब फिर से एक अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम तभी खत्म होगा जब 4 ही लोग बचेंगे और वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो 4 ही लोग बचे थे। लेकिन तब लाइन मास्क वाला एक आदमी वहां पर आता है एंड मिकू के गले में एक एरो मार देता है जिसकी वजह से मिकू की वहीं पर मौत हो जाती है। जो लाइन मास्क वाला आदमी है वो दूसरा एरो रेडी कर ही रहा था मारने के लिए, लेकिन ताकेजावा वही खड़े होकर उसे देख रहा था, लेकिन हीरो उसे वहां से ले जाकर उसे बचा लेता है। हीरो खुद से ये सवाल पूछ ही रहा था कि आखिर क्यों उस लाइन मास्क वाले आदमी ने मिकू को मारा, लेकिन तब ताकेजावा ये रिवील करता है कि जो लाइन मास्क वाला आदमी है वो उसका फादर है और तब वो हीरो को समझाता है कि 4 लोग मतलब दोनों साइड से 2-2 लोग ही बच सकते हैं और उन सब में से जब 4 लोग बचेंगे तभी ये गेम एंड होगा। हीरो ताकेजावा को ऊपर जाने के लिए कहता है एंड रीना को ये सारी सिचुएशन बताने के लिए कहता है और तब तक हीरो ताकेजावा के पापा को डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। देन वो ताकेजावा के पापा का ध्यान भटकाता है एंड लाइट भी ऑफ कर देता है जिससे कि वो हीरो को देख ना पाए और जब हीरो उनसे चुप रहा था तब उसे कोई और पर्सन देख लेता है और वो पर्सन हीरो की तरफ ही आ रहा था। उसे लगता है कि ये कोई और पर्सन है जो कि उसे मारना चाहता है, लेकिन वो एक रैबिट मास्क वाला पर्सन था जिसकी वजह से हीरो को ऐसा लगता है कि वो हिकारी है। दूसरी तरफ जब ताकेजावा रीना के पास जा ही रहा था तब कोई अननोन पर्सन हंसते हुए ये कहता है कि उसका आज लकी दिन है। देन जो हीरो है वो रैबिट मास्क वाले पर्सन के पास जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो हिकारी है या नहीं, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तब वो रैबिट मास्क वाली पर्सन नीचे गिर जाती है। जब वो उसका मास्क निकालने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके मास्क में लॉक लगा हुआ था। हीरो सोचता है कि उसे शायद से उन कीज की जरूरत है जिसे उन्होंने पहले यूज किया था। हीरो उस रैबिट पर्सन को उठाता है एंड वही ले जाने की कोशिश करता है और तब हीरो को पता चलता है कि वो हिकारी ही है, लेकिन हिकारी हीरो को आत्सुया के नाम से पुकारती है जिसको हीरो इग्नोर कर देता है एंड आगे बढ़ता है। जब वो दोनों जा रहे थे तब उन्हें हॉल में ताकेजावा के पापा मिलते हैं, लेकिन उसका ध्यान उन दोनों पर बिल्कुल नहीं था। सो हीरो सोचता है कि क्या उसे चुपके से जाना चाहिए या फिर अगर उसके पास अभी मौका है तो ताकेजावा के पापा को खत्म करना चाहिए। देन वो एक बड़ा वाला पत्थर
उठाता है एंड उसको मारने का डिसाइड करता है। और जब हीरो उसे मारने ही वाला था तब हिकारी अचानक से कहती है हीरो, जिसकी वजह से ताकेजावा का फादर उसे देख लेता है। वो पीछे मुड़कर हीरो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन हीरो वो पत्थर उस पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है। और तब हीरो हिकारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो कोर्ट रूम में पहुंचते हैं तब वहाँ पर उसे ताकेजावा मिलता है और तब हमें पता चलता है कि काजू के अलावा जो इम्पोस्टर था वो ताकेजावा ही था। लेकिन ताकेजावा हीरो से ये कहता है कि जो रेजर है वो उसे नीचे गिरा हुआ मिला था और वो लोग इस वक्त सीढ़ियों पर थे। ऊपर से ताकेजावा ने ब्लॉक करके रखा था एंड नीचे से उसका फादर उनकी ओर आ रहा था। और फिर हीरो हिकारी को भागने के लिए कहता है एंड ताकेजावा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। हिकारी वहाँ से भाग जाती है और जो ताकेजावा है वो हीरो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। देन ताकेजावा का फादर भी ऊपर आ जाता है एंड ताकेजावा को कहता है कि उन्हें 2 और लोगों को मारना है, इंक्लूडिंग हिकारी। जब ताकेजावा पूछता है कि उसे 2 और लोगों को क्यों मारना है तब उसका फादर ये रिप्लाई करता है कि उसने मिकू के ग्रैंडफादर को मार दिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा भोला था। भाई सच बता रहा हूँ, मुझे इस पूरी मांगा में इस बंदे से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया था बाकी सब लोग भाग गए थे, तो अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे उन लोगों को मारना होगा। ताकेजावा उसके फादर से पूछता है कि आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ था, जिसपे उसका फादर रिप्लाई देता है कि शुरू में जब उसे होश आया तब वो एक कमरे में था जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। देन उसने देखा कि उसके साथ और कई लोग थे जो कि सेम उसकी तरह ही बंधे हुए थे और उनके सामने एक स्क्रीन थी। जो स्क्रीन थी उसमें से उन्हें आवाज आई कि बस उन्हें बैठना है एंड जो शो है उसे एंजॉय करना है। और तब उन्हें उनके पूरे जजमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और जब वहाँ पर बेयर मास्क वाला लड़का मारा गया तब उन लोगों ने यहाँ के बेयर मास्क वाले आदमी को भी मार दिया। ताकेजावा उससे पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि ये कौन कर रहा है एंड ये क्या चीज है। और तब उसका फादर एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज रिवील करता है। जो ताकेजावा का फादर है वो एक लॉयर है और वो जीने के लिए यही जजमेंट का खेल चलाता है और उसने ये गेम नहीं बनाया है और इवन उसके फादर को भी नहीं पता कि ये चीज किसने ऑर्गेनाइज करी है। और तब वो ताकेजावा को ताना मारता है कि वो अभी भी उसके मरी हुई मदर की तरह ही है। देन वो हीरो को पकड़कर नीचे गिराकर मारने का ट्राई करता है, लेकिन जब वो ये चीज करने ही जा रहा था तब अचानक से हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो ताकेजावा है वो उसके फादर को शॉक देकर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका फादर वही मारा जाता है। ताकेजावा हीरो की तारीफ करता है उसके नाटक को समझने के लिए और तब वो हीरो को अपनी बैक स्टोरी बताता है। ताकेजावा के फादर और उसकी माँ की कभी शादी हुई नहीं थी, उनका अफेयर चल रहा था और तब ताकेजावा पैदा हुआ। लेकिन जब उसकी माँ बहुत बीमार हो गई तब वो अपने माँ से मिलने हर रोज जाया करता था, लेकिन फिर भी उसका फादर उसकी माँ से मिलने कभी भी नहीं आया। इवन जब उसकी माँ बीमारी से मर गई तब भी वो उनसे मिलने नहीं आया। देन ताकेजावा कहता है कि वो असली में इम्पोस्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक रेजर उसे आसामी के रूम से मिला था। देन हीरो ताकेजावा को की के बारे में बोलता है जिससे कि वो हिकारी को बचा सकता है। फिर ताकेजावा काजू के रूम में जाता है एंड जो चाबी है वो ले लेता है। वो हीरो के पास जाते हुए खुद से ये कह रहा था कि उसे बस ये दोस्ती का नाटक कुछ और देर तक करना है, लेकिन तभी जो उसका फादर है वो उस पे अटैक कर देता है। वहीं पर हीरो रूहेई के बॉडी से उसी चाबी को ले लेता है और हिकारी को उस मास्क से आजाद कर लेता है। जब हीरो हिकारी का चेहरा देखता है तब हिकारी के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। हीरो हिकारी से कहता है कि उसने उसे तो बचा लिया लेकिन उसे रीना को भी ढूंढना है, लेकिन उससे पहले कि वो रीना को ढूंढ पाए ताकेजावा का फादर उन्हें ढूंढ लेता है। उसका फादर हीरो से ये कहता है कि उसने अपने बेटे ताकेजावा को मार दिया है, लेकिन वो खुद मरने की हालत में था। तो वो हीरो को एक ऑफर देता है। वो हीरो से कहता है कि जो बाकी के 2 बचे हुए लोग हैं वो उन्हें यहाँ पर लाए और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो खुद उन दोनों को मार देगा। हीरो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ताकेजावा का फादर ये कहता है कि उनमें से एक को यहाँ पर रुकना होगा। तो हीरो वहाँ पर रुकता है एंड वो हिकारू को भेजता है उन्हें लाने के लिए। वो हीरो से भी यही कहता है कि जिस किसी ने भी ये चीज बनाई है और हम सब लोगों को यहाँ पर लाया है उसे हमसे कोई ना कोई रिवेंज चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो मास्टरमाइंड ऐसा कर रहा है। लेकिन तभी ताकेजावा के फादर को एक चीज रियलाइज होती है, जो आदमी स्टैचू के गिरने से मर गया था उसे ताकेजावा के फादर ने कहीं तो देखा है। उसने उस आदमी को कोर्ट ट्रायल में देखा था और उस कोर्ट ट्रायल में उसने एक और शख्स को देखा था और वो थी हिकारी। ताकेजावा परेशानी में हीरो से पूछता है कि आखिर वो हिकारी को कैसे जानता है और हिकारी का और इस गेम का क्या लेना देना है, लेकिन हीरो को उसकी बात कुछ समझ ही नहीं आती। फिर उसका जो फादर है वो एक एक रूम में जाता है सारी बॉडीज को देखने और तब उसे रियलाइज होता है कि उस गेम का हर पार्टिसिपेंट उसने किए हुए एक कोर्ट केस से रिलेटेड है। वहाँ ताकेजावा के फादर के साथ जितने भी लोग थे वो कोर्ट रूम में एक जज का काम करते थे और वो सब लोग एक केस में एक साथ दिखाए गए थे, बस हिकारी को छोड़कर। और तभी ताकेजावा के फादर को वो केस याद आता है, लेकिन वो कंफ्यूज था क्योंकि वो बस एक कार एक्सीडेंट केस था। लेकिन देन एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखते हैं हम इस मांगा में। उस वक्त जो हीरो है वो ताकेजावा के फादर से ये कहता है कि फाइनली तुम्हें याद आ ही गया, और ये कहते हुए वो ताकेजावा के
फादर को वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि बाकी सब लोग मरे थे। हीरो उससे ये कहता है कि फाइनली तुम्हें याद ही आ गया हरामजादे। ओ माय गॉड, मतलब ये सारा खेल हीरो एंड हिकारी ने खेला था। भाई ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी और इस चीज के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एंड देन थोड़ी देर बाद जब ताकेजावा के फादर को होश आता है, वो चेन से बंधा हुआ था और उसके गले में भी एक चेन बंधी हुई थी और वो एक बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ था। और फिर हीरो उसे बताता है कि ये सारा खेल उसने एंड हिकारी ने ही बनाया था और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर जितने भी जजेस थे उन्होंने आत्सुया के केस को पैसे लेकर क्लोज कर दिया था और हीरो के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनका डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था इस केस से, लेकिन उन सब ने जो उस केस से मिली हुई रिश्वत थी उसे यूज किया था। और हीरो ही वो पर्सन था जिसने कि बेयर मास्क वाले लड़के को, काजू को और रुहेई को मारा था। ताकेजावा का फादर हीरो से ये कहता है कि उसके हाई स्टेटस की वजह से उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब भी वहाँ पर हिकारी एक पानी की बोतल के साथ आती है और वो ताकेजावा के फादर को एक सीडी दिखाती है और कहती है कि इस सीडी में वो फुटेज है जिसमें ताकेजावा ने, मतलब कि उसके बेटे ने उसे एक्सपोज किया है, जिसमें उसने वो सब कुछ बताया है कि कैसे उसके फादर पैसे लेकर केस क्लोज करते हैं। और ये चीज उन्होंने ऑलरेडी न्यूज मीडिया को दे दी है और अब ताकेजावा का फादर एक वांटेड मैन है जिसपे कोर्ट केसेस में रिश्वत लेने का और 10 लोगों को किडनैप करने का इल्जाम है। मतलब कि इस गेम में जितने भी लोग मारे गए हैं उसका इल्जाम ताकेजावा के फादर पर गया है। हीरो उससे बक्से से नीचे गिरा देता है। देन हीरो उस प्लेस को ऐसे सेट करता है जैसे कि ताकेजावा के फादर ने खुद सुसाइड कर लिया हो और उसके बाद हिकारी हीरो को हक करती है और कहती है कि उनकी नई लाइफ आज से शुरू होती है। और इसी तरह से जज का गेम एंड होता है। बाद में हीरो एंड हिकारी रीना को एंड उसकी माँ को बचा लेते हैं। और अगर तुम वंडर कर रहे हो कि इन लोगों ने इन दोनों को क्यों नहीं मारा, तो इसका रीजन ये है कि उस केस के दौरान रीना की माँ ने कभी रिश्वत नहीं ली, जिसकी वजह से वो इस गेम में बच गई। देन रीना उन सबसे ये कहती है कि उसने ये देखा था कि ताकेजावा के फादर उसके ही बेटे को मार रहे हैं, लेकिन उसे अभी भी ये चीज नहीं पता कि ये जो सारी चीज हुई थी वो किसने करी थी। हीरो उसे भी मैनिपुलेट करता है कि ये सारी चीज ताकेजावा के फादर ने ही करी थी एंड ताकेजावा उनकी मदद कर रहा था। और जो डोर है वो भी खुल जाता है और रीना एंड उसकी मदर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हम हीरो एंड हिकारी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बेसिकली यही कह रहे थे कि जो पिछले 2 साल है वो काफी ज्यादा दुख भरे थे। लेकिन इस स्टोरी में एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है और वो ये है कि हीरो अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर रीना एंड उसकी माँ पैनिक हो जाते हैं एंड मदद लेने के लिए कहीं चले जाते हैं। वही हिकारी हीरो को एक इविल स्माइल से देखती है और वो हीरो से ये कहती है कि मैंने पहले तुम्हें जो बोतल दी थी पानी पीने के लिए, उस बोतल में जहर डाला हुआ था। और तब हिकारी हीरो को बताती है कि जब आत्सुया सान का एक्सीडेंट हुआ था तब वो उसकी जॉब की जगह पर गई थी और वहाँ पर आत्सुया के बॉस ने उसे ये बताया था कि अगर उस दिन आत्सुया सान 7 बजे की जगह 6 बजे डेट के लिए निकलता तो ये सब कभी होता ही नहीं। और तब हिकारी हीरो से कहते हैं कि उस वक्त तुमने आत्सुया सान से झूठ क्यों बोला था, आखिर तुम क्या कर रहे थे उस समय जब आत्सुया सान मरा था। और वो ये भी कहती है कि जब आत्सुया सान मरा था उसके साथ उसकी खुशियां भी मर चुकी थी। हीरो हिकारी से ये कहने की कोशिश करता है कि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब हिकारी ये कहती है कि मैं उस पर्सन को कभी फॉरगिव कर ही नहीं सकती जो कि आत्सुया सान के एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हीरो हिकारी को ये बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उससे पहले ही वो भी मर जाता है। और इसी तरह ये मांगा खत्म होती है। भाई जब मैंने इस मांगा का एंड पढ़ा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि ये सारा खेल हीरो एंड हिकारी ने ही खेला होगा। मतलब मुझे पहले ये लगा था कि हिकारी ही वो पर्सन होगी जिसने कि ये सारा खेल बनाया है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि हीरो भी उसके साथ होगा। और भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी बड़ी वाली मांगा को एक ही पार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हो। भाई पिछले 3-4 दिनों से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और शायद से ये वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है। और हाँ, मेरे पास अभी ऐसी बहुत सारी हॉरर मांगाज है जो कि मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, जिसमें इससे जज वाली गेम के और भी ज्यादा वर्जन्स है और एक चिकन वाली मांगा भी है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो अगर तुम ऐसी और ज्यादा वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, साल की पहली वीडियो, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तुमने उसके बारे में कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। लिटरली इंडिया में किसी भी एनिमे ट्यूबर ने उस वीडियो को नहीं बनाया है और मुझे 100% पता है कि वो वीडियो तुम्हें चाहिए ही होगी। सो अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने 2 बार बोल दिया क्या सब्सक्राइब कर देना? वेल आई डोंट नो, लेकिन तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी बाकी की वीडियोस भी देख लो यार।